कहानी वाली सोनम की आवाज में रात 10 बजे कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अपने गले में लटके मंगलसूत्र के तमगे को वो अपने अंगूठे और 2 अंगुलियों के बीच उलटती पलटती रही। उसकी सूखी आंखें चार दीवारी की कसमसाती खामोशी को घूरती रही। उससे चंद कदमों की ही दूरी पर करण अपनी पत्नी के हाथ के तमगे की तरह अपने बदन के साथ पुराने सोफे पर उलटता पलटता जा रहा था। वो पहला अवसर नहीं था कि करण उस तरह की छटपटाहट में था और वो अपने आप को असहाय पा रही थी। ऐसे अनेक क्षण बीत गए। वो शून्य के दायरे की खामोशी झेलती रही और जब अपनी अचेतना से जागी तो करण की ओर देखा। छाती के पास एक दूसरे से जकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। कमरे में उमस थी। धुंधुलका था, मौत का सन्नाटा रह रहकर टूटता था। जब करण मिर्गी की आवाज में चिल्लाता, रंजीता को अपनी ओर देखते पाकर उससे परस्पर जुड़ी अपनी दोनों हथेलियों को मुक्त किया और घूंसे बांधकर सोफे पर मुक्के मारने लगा। कमरे में गर्मी तो थी, ऊपर से क्रोध के कारण उसके माथे से पसीने की अनगिनत धाराएं बही जा रही थी। हाथों के साथ उसका सिर भी कांप उठा। रंजीता अपनी जगह से उठी। उसके हाथ से छूट जाने के कारण उसका मंगलसूत्र गले में झूल उठा। वो अपने पति के पास पहुंची। उसकी उत्तेजित मुट्ठियों को उसने अपने हाथों में ले लिया। करण ने याचना भरी दृष्टि से अपने पत्नी की ओर देखा। उसके होंठ हिले और उनके बीच से उसकी पिपासित जीभ आगे पीछे हुई। उसके हाथों को थपकियां देती हुई रंजीता बोली, धीरज धरो। अपनी ओढ़नी के छोर से रंजीता ने उसके चेहरे पर से पसीना पोंछा। दूसरे कमरे से बच्ची ने रोना शुरू करके दोबारा अपनी प्यास की सूचना दी। दूध ना तो रंजीता के स्तनों में था, ना ही पिछली बार की खरीदी डिबिया में। उषा दूसरे कमरे में रोती रही। रंजीता को एक बार लगा कि बच्चे को जन्म देकर वो भारी भूल कर बैठी थी, पर करती तो क्या। उसकी सास उसे बांझ कहने लग गई थी। शादी के अभी 3 साल ही तो हुए थे और उसकी सास ताने पर ताने देती हुई कहती थी कि पास पड़ोस में उसके बाद शादी करने वाली जोड़ियों के 2-2 बच्चे पैदा हो गए थे, किंतु वो अभी भी दादी बनने की अपनी लालसा को पूरा होते नहीं देख पा रही थी। लालसा जब पूरी हुई तो मरते मरते ये कहती रह गई कि पोता होता तो क्रियाकर्म करता। अपनी सास की मौत के 2 महीने बाद ही रंजीता को अपने पति और बच्ची के साथ वो घर छोड़ना पड़ गया था जिसमें वो दुल्हन बनकर आई थी। करण के मृत पिता की पहली पत्नी जमीन और घर पर अपने अधिकार को अदालत तक पहुंचा कर रही थी। रंजीता ने दूसरे कमरे में पहुंचकर उषा को अपनी गोद में उठा लिया। चोली से अपने दूध रहित स्तन को बाहर करके उषा के मुंह के हवाले कर दिया। उसे मिनट भर चूसते रहने के बाद उषा फिर रो उठी। दूसरे कमरे से करण के चिल्लाने गिड़गिड़ाने की आवाज आई। रंजीता अपने पति और अपनी बच्ची की पुकारों को अपने अलग अलग कान से सुनती रही। उसने बच्ची को चारपाई पर रख दिया। उषा भी जोर से रो पड़ी। रंजीता ने अपने पड़ोस की खजीजा से पाए थर्मस से गुनगुने पानी को अपनी बच्ची की फीडिंग बोतल में भरा। चीनी मिलाकर बोतल को हिलाया। बोतल की चुसनी के जरिए पानी की 2 बूंदों को अपनी हथेली पर टपकाकर उसके तापमान का अंदाजा लगाया। जब पता चल गया कि पानी बहुत गर्म नहीं था तो उसने बच्ची को चारपाई पर से उठाकर फिर से गोद में ले लिया। चुसनी होठों के बीच पहुंचते ही उषा पूरी रफ्तार के साथ चूसने लगी। उधर दूसरे कमरे में करण का अपने आप से जूझना जारी रहा। उसकी कराह और चीत्कार मिश्रित आवाज जोर पकड़ती गई। उस आवाज से अनभिगे उषा अपनी माँ को एकटक ताकती हुई बोतल के चीनी मिश्रित पानी को खबोर की तरह पीती रही। अपनी बच्ची पर से आंखें हटाकर रंजीता ने सामने की ओर देखा। नंगी दीवारों पर बस अधटूटे फ्रेम में एक तस्वीर टेढ़ी लटकी हुई थी। धूल दूषित शीशे से बाहर झांकते अपने सास ससुर के चेहरे को वो देख रही थी। फोटोग्राफी किसी नौसिखिए की थी, इसलिए फोकस उसके सास ससुर के चेहरों पर से कहीं अधिक उनके पीछे की दीवार पर था।
रंजीता अपने ससुर के धुंधले चेहरे को देखती रही। चेहरे पर एकदम वही बनावटी मुस्कान थी, जिस मुस्कान के साथ उस पहले दिन उसने रंजीता के परिवार से कहा था, मेरे बेटे ने शराब की बात तो दूर, जीवन में कभी सिगरेट तक नहीं पी। रंजीता को हंसी आ गई, पर वो मुस्कुरा कर रह गई। उसने अपनी नजर को अपनी सास की छवि पर फिसल जाने दिया। उसे अपनी सास की वो बात याद आ गई जो उसने उस पहले अवसर पर रंजीता की माँ से कही थी, हमार लइकवा तो रुपया पैसा के बीच में काम करेला बहिन, तोहार बेटी रानी बन के हमार घर में रही। उस रात काफी देर तक अपने भविष्य के बारे में सोचती हुई रंजीता अपने आप से तर्क करके ये मान गई थी कि बैंक का चपरासी भी तो बैंक के मैनेजर की तरह रुपए पैसों की गंध और खनखनाहट के बीच में रहता है। लेकिन नौकरी और नौकरी का भेद तो उसे उस समय मालूम हुआ था जब शादी के 4 लंबे वर्ष हो चले थे। राजनीति का ऊंट करवट बदल गया था। जिस मंत्री के लिए इस चुनाव से पहले के चुनाव में काम करने के फलस्वरूप करण बैंक में चपरासी की नौकरी पा सका था, वो मंत्री तो नए चुनाव में अपने दल के साथ बुरी तरह पराजित हुआ था। उस भारी पराजय के 3 महीने के बाद ही पिछली सरकार की ओर से नियुक्त जो लोग तोहफे में प्राप्त नौकरी से हटाए गए, उनमें रंजीता का अपना पति भी था। अपनी योग्यता से कहीं अधिक राजनीतिक पहुंच के बल पर पाई नौकरी से हाथ धोकर कभी सिगरेट और शराब न पीने वाला करण शहर के उन मित्रों में शामिल हो गया था जिन्हें जिंदगी को आखिर जी लेने के लिए वो दूसरा बहाना था। उसी क्षण रंजीता की आंखों के सम्मुख अपने भविष्य का वो दूसरा रंग झिलमिला उठा था, जिसकी अज्ञात आशंका पहले से ही उसके जहन में कौंधती रही थी। चीनी पानी पीकर उषा संतुष्टि में हाथ पांव डुलाकर माँ की गोद में ही सो गई। कुछ देर तक रंजीता उसे देखती रही। उधर उस दूसरे कमरे में करण की छटपटाहट क्रंदन का रूप ले चुकी थी। रंजीता अपनी बच्ची को सिकुड़ी चादर के ऊपर सुलाकर पति के पास आ गई। करण के कांपे जा रहे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर वो उसे धैर्य बंधाती कि उससे पहले करण ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। हाथों में ताकत के अभाव के बावजूद वो अपनी पत्नी के दोनों हाथों को जोर से दबाकर बोल उठा, एक बार फिर हमजा से फोन पर बात करके देखो। मैं 2 बार उससे बात कर चुकी हूँ, एक बार फिर। अपने हाथों को उस जकड़ से छुड़ाकर रंजीता दीवार तक पहुंची, फोन मिलाया और महज मिनट भर की बातों के बाद वापस लौट आई। क्या बोला? पैसे के बिना वो 1 ग्राम भी देने को तैयार नहीं। करण अपने दोनों हाथों के सहारे अपनी जगह से उठा, घर की छत को देखता हुआ कमरे की परिक्रमा करता रहा। जो लड़खड़ाहट उसकी आवाज में थी वही उसके कदमों में भी थी। आंखें सूखी और धसी हुई, बदन की हड्डियां मांसपेशियों से बाहर आ जाने की प्रक्रिया में थी। वो अपने सिर को दोनों हाथों से जकड़कर चिल्ला उठा और फिर एकाएक गिड़गिड़ाने लगा। रंजीता ने उसे थामने की चेष्टा की। वो छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ, रोने लगा, ठीक उसी तरह जैसे कि उसकी बच्ची दूध पीने के लिए रोती थी। जब करण का दूसरी बार विथड्रॉवल इलाज हुआ था तो उम्मीद बनाई थी कि वो अब नशीली दवाओं का गुलाम बनने से अपने को रोक लेगा। डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि तीसरी बार के लिए डिसइंटॉक्सिकेशन की नौबत नहीं आनी चाहिए, वो जानलेवा हो सकता है। और जब रंजीता ने उससे कहा था कि कम से कम अब तो वो उस दोजख से लौट आए, तो उसे जवाब मिला था कि जिंदगी आगे बढ़ने के लिए होती है, पीछे लौटने के लिए नहीं। रंजीता ने प्यार से कहा था, अच्छे रास्ते से मुड़ा नहीं जाता, लेकिन गलत रास्ते से लौट आना ही बुद्धिमानी होती है। पर करण के लिए ये सब बातें बेकार की थीं। करण को तीसरी बार अस्पताल में दाखिल कराने की नौबत आकार ले रही थी। 15 दिनों तक उसे अस्पताल की चारपाई से बांध कर रखा गया था, क्योंकि दौरे इतने भयानक रूप ले चुके थे। 3 महीनों तक उसके रिहैबिलिटेशन इलाज के बाद जब रंजीता उसे घर लेकर लौटी तो करण ने अपनी पत्नी के हाथों को अपने हाथों में लेकर वादा किया, इस बार सचमुच मैं उस गलत रास्ते से हमेशा के लिए लौट रहा हूं। पर 3 महीने के बाद ही वो जिस रास्ते से लौट आया था उसी रास्ते में फिर लौट गया।
क्योंकि जीवन को जीने की चाह से जिंदगी से भागने की प्रक्रिया कहीं अधिक बुलंद थी। रंजीता का हाथ फिर अपने मंगलसूत्र पर जा टिका। अपनी बेटी को तो वो अपनी सूखी छाती देकर कुछ देर के लिए चुप करा देती थी, लेकिन अपने पति को क्या देकर चुप करे? बस उसकी ओर देखती रही। तभी मिर्गी के जैसे स्वर में करण और फिर चिल्ला उठा, देवा को फोन करो, देवा को। सुना नहीं? देवा को 3 बार फोन कर चुकी हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों कुछ नहीं कर सकता? मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ और वो मेरे लिए? उसे भुनभुनाता छोड़ रंजीता फोन के पास पहुंच गई। नंबर मिलाने के बाद लंबी घंटी जाती रही। फिर फोन का चोगा उठाया। उधर से आवाज सुनकर वो बोली, मिशलीन, मैं हूं रंजीता। और हो ही कौन सकती है इतनी मधुर आवाज वाली? तुम हमेशा मेरी मदद करती रही हो। तुम तो मुझसे अधिक मेरी मुसीबत में काम आती रही हो। मुझे 200 रुपया चाहिए। बच्ची के दूध के लिए? प्लीज व्यंग मत करो। मैं व्यंग नहीं कर रही हूँ रंजू। तुम कब तक बच्ची के दूध के बहाने अपनी सहेलियों से करण के लिए जहर का बंदोबस्त करती रहोगी? उसका दुख देखा नहीं जाता। एक खुदगर्ज के दुख के लिए अपने को तबाह करना बंद करो। मैं शाम को आंतवान के हाथों उषा के लिए दूध की 2 डिबिया भेज रही हूँ। मैं तुम्हें करण के ड्रग्स के लिए पैसे नहीं दे सकती। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। वो अपने पति के पास वापस लौट आई। वो चीत्कार कर उठा। बेबस पत्नी को देख करण अपने बदन को ऐंठने लगा। उसकी वो पीड़ा ना देखकर रंजीता अपनी बच्ची के कमरे में आ गई। वो उषा के पैताने चारपाई पर लुढ़क गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसे लगा कि कमरे में हौले हौले धुंधलका फैलता जा रहा है और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वो अंधेरा रंजीता को पसंद नहीं आया। उस घटाटोप से वो डर गई। उसमें उसे अपनी उषा दिखाई नहीं पड़ रही थी। उसने अपने पूरे शरीर में स्पंदन पाकर आंखें खोल दी। चारपाई पर देखा, उषा नींद में हंस रही थी। रंजीता को लगा कि उसकी सास की बात गलत थी कि नींद में बच्चे भगवान से बात करते हैं और हंसते हैं। नींद में बच्चे भगवान के साथ नहीं हंसते, बल्कि अपने माँ बाप की बेबसी पर हंसते हैं। तभी दूसरे कमरे में कुर्सी से टकराने की आवाज आई। शीशे के फूलदान के चकनाचूर होने की झंझनाहट सुनाई पड़ी। रंजीता ने अपने को बीच कमरे में पाया। उसे वो कोई पिंजरा सा लगा, पर नहीं, वो पिंजरा होता तो भीतर रोशनी के साथ बाहर की ठंडी हवा उसके भीतर की उमस को मिटा जाती। वो कैद खाना भी नहीं था। कैद खाने की कोठरी इतनी विस्तृत नहीं हुआ करती। अगर वो सचमुच घर में थी तो उस घर में? रंजीता अपनी खामोशी के भीतर चिल्ला उठी, ये घर है तो इसमें से बाहर निकलने का दरवाजा क्यों नहीं? ताजा हवा आने के लिए खिड़की क्यों नहीं? मिशलीन उससे बोली थी कि हर आदमी की अपनी अलग दुनिया होती है। तो क्या वो जहां थी वो उसकी अपनी दुनिया थी? इतना सीमित था वो संसार कि उसकी अपनी ही सांसें जगह ना पाकर उसी से टकरा रही थी। रंजीता अपने आप से पूछती गई, कौन हूं मैं रंजीता? पत्नी, माँ या महज एक साधन, एक उपकरण? मिशलीन तो उसकी कॉलेज की दोस्त थी। रंजीता जहां थी वहीं वो गई, जबकि मिशलीन कुछ से कुछ बन गई। वो अब कॉलेज में फ्रेंच साहित्य की अध्यापिका थी और अभी उस दिन उसी अध्यापक के लहजे में बोल गई थी, हम सभी कमोडिटीज से खुद कमोडिटी हैं। ये भगवान, मजहब, रिश्ते, संस्कृति, सब कुछ मन को बहलाने के छलावे ही तो हैं। फिर भी अपने पति के साथ गिरजाघर जाती थी और रंजीता से भी कहती रहती थी कि वो भी पूजा पाठ में लगी रहे, छलावा मानकर भी। आज दिन भर में कोई 10वीं बार रंजीता अपने गले में लटके मंगलसूत्र को हाथ में लेकर उसके लॉकेट को निहारती रही। शादी से पहले वो हिंदी में रोमानी उपन्यास खूब पढ़ा करती थी। कई उपन्यासों में वो राखी और मंगलसूत्र के महत्व को पढ़ती आई थी। हिंदी फिल्मों में भी इन 2 सूत्रों की उसने कम महिमा नहीं देखी थी। वो 10 वर्ष की रही होगी जब उसने पहली बार अपने बड़े भाई की कलाई में राखी बांधी थी। उससे पहले भी बांधी हो तो उसे याद नहीं। वो अपने में एकमात्र भैया को 8वीं बार के लिए राखी बांध पाती कि उसका भाई लगभग महीने भर की बीमारी के बाद चल बसा। जब उसने उस दूसरे सूत्र को अपने गले में पहली बार बांधते पाया, मन ही मन उसने भगवान से प्रार्थना की कि कम से कम इस सूत्र की हकदार तो वो जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहे।
विवाह के 6 साल बाद अभी 7 दिन पहले जब उसने अपने पति को ब्राउन शुगर के लिए मछली की तरह छटपटाते हुए पाया, तो मन में वो ख्याल पहली बार आया था। वो ख्याल जो आज सुबह से लगातार उसके मन में खलबली सी मचाए हुए था। पहली बार तो मिशलीन ने उसे वैसा करने से रोक लिया था। बोली थी, हमारे मजहब में जो महत्व शादी की अंगूठी का होता है उससे कहीं ज्यादा तुम लोगों के धर्म में मंगलसूत्र का होता है। आज काफी झिझक के बाद जब रंजीता अपनी सहेली को फोन करने के लिए विवश हुई थी, तो यही सोचकर कि एक बार फिर मिशलीन उसे वो अनर्थ करने से रोक लेगी, पर इस बार उसकी सहेली उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुई। दरवाजे पर जोरदार धक्का देकर करण भीतर आ गिरा। रंजीता ने झपट कर उसे उठाया। गनीमत थी कि उसे कोई चोट नहीं लगी। फर्श पर से उठते हुए करण फिर वहीं लुढ़क गया। उसका सांवला चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कराह उठा। आज 2 दिन हो गए। वो आंखों में याचना लिए टुकुर टुकुर रंजीता को देखता रहा। रंजीता चुप रही। करण ने अपने कांपते हाथों से उसकी बाहों को पकड़ लिया। तुम बोली थी आज हर हालत में व्यवस्था कर दोगी। सुबह से हाथ पांव मार रही हूँ। 2 जगह मिलने की उम्मीद बंधी थी, पर दोनों ओर से हाथ में पैसा, दूसरे हाथ में माल देने की शर्त है। जिनके लिए मैं प्रबंध करता रहा वे भी मुकर गए। तुम मेरी घड़ी गिरवी रख कर ले आओ। कौन सी घड़ी? एक ही तो घड़ी थी मेरी, वो सेइको, जो तुमने ही मुझे दी थी। उसे तो खुद हमजा के पास गिरवी छोड़ आए हो। घड़ी उसी के पास है तो फिर वो माल देने को तैयार क्यों नहीं? एक बार तुम खुद माल ले आए थे, उसके बाद 2 बार संतोष को भेजकर मंगवाना पड़ा था। 3 के बाद अब घड़ी उसकी हो गई है। आप सुन रहे थे अभिमन्यु अनंत की कहानी अब कल आएगा यमराज, कहानी वाली सोनम की आवाज में।